जी अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज एजुकेशन मंत्रा में मैं लेकर आया हूँ पंजाब बोर्ड का म्यूजिक का सिलेबस कक्षा 6 से 10 के लिए। तो जो कक्षा 6 से 10 के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो जो म्यूजिक का सिलेबस रखते हैं, ये मेरे ऑडियो को ज़रूर सुने, ऑडियो पॉडकास्ट को। और जो प्राचीन कला की तैयारी कर रहे हैं, जो विशारद की जो कोर्स होती है, डिग्री होती है जो विशारद की, ये लोग भी ज़रूर सुने मेरे पॉडकास्ट को। इनके भी बहुत काम आने वाले हैं। और तो सभी सुने मेरे पॉडकास्ट को। तो शुरू करते हैं आज की इस ऑडियो पॉडकास्ट को। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले टॉपिक है कुछ परिभाषाएं, मतलब संगीत की कुछ परिभाषाएं। तो इस ऑडियो को क्लास के तरह लेकर आऊँगा मैं, जैसे आप सभी बच्चों को क्लास टीचर पढ़ाते होंगे, उस हिसाब से लेकर आऊँगा। तो थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है, तो इसे आप ज़रूर सुनिएगा फिर भी समय निकाल कर, क्योंकि ये आप सभी के सिलेबस में है तो काम आएंगे। अगर आप म्यूजिक का सिलेबस रखते हैं, म्यूजिक का सब्जेक्ट है, तो ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। तो समय निकाल कर ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं। कुछ परिभाषाएं। उत्तर: किसी राग को गाने के लिए हम नियम अनुसार स्वरों का प्रयोग करते हैं। जितने भी स्वरों का प्रयोग होता है, उनमें से किसी स्वर का अधिक प्रयोग होता है, उनमें से किसी स्वर का अधिक प्रयोग होता है तथा कोई स्वर उससे कम प्रयोग में लिए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ स्वरों का साधारण प्रयोग होता है तथा कुछ स्वर पूर्णतः वर्जित होते हैं। कुछ स्वर रागों की सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, चाहे उनका प्रयोग वर्जित भी होता है। इसीलिए हम हर राग के स्वरों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं। तो श्रोताओं, मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं, ये जैसे अभी बताया गया। तो देखते हैं 5 भाग कौन कौन से हैं, ये आगे मैं बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा, इनके नाम, और याद कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। नंबर 1, वादी स्वर। तो नंबर 1 वादी स्वर है, इसे अपने जहन में बैठा लीजिएगा। तो अब हम वादी स्वर के बारे में पहले जानते हैं कि वादी स्वर क्या है। किसी भी राग में कुछ स्वर प्रबल होते हैं, इसका प्रयोग रागों में अन्य स्वरों की अपेक्षा किया जाता है। अपेक्षा मतलब अधिक किया जाता है बाकी स्वरों की अपेक्षा। और यह स्वर राग की पहचान के साथ साथ उसकी मधुरता और सुंदरता बढ़ाता है। यह राग का मुख्य स्वर होता है, इसी पर अन्य स्वर निर्भर करते हैं। यह राग का प्राण होता है, मतलब राग का जान होता है। तो श्रोताओं, जैसे ये इस स्वर के बारे में जो हमने जाना, तो ये एक राग में लगते ही हैं ये स्वर, चाहे कोई भी राग हो। इसीलिए ऐसे जैसे कहा गया है कि राग का प्राण होता है, मतलब राग का जान होता है। जैसे राग भोपाली का गंधार स्वर वादी स्वर है। तो जो गंधार स्वर है, ये वादी स्वर है, ये मतलब लगते ही हैं जो राग भोपाली का। नंबर 2, समवादी स्वर। तब समवादी स्वर के बारे में हम देखते हैं। वादी स्वर हमने पढ़ा, अब समवादी स्वर पढ़ते हैं। समवादी स्वर, यह स्वर राग में
पर्याप्त मात्रा पर आता है। यह स्वर राग में वादी स्वर से कम तथा अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रयोग में लिया जाता है। तो इस स्वर को भी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है बच्चों राग में, मगर यह जो वादी स्वर है उससे थोड़ा सा कम। जैसे राग भोपाली में धा समवादी स्वर है। जो राग भोपाली में धा जो स्वर है यह समवादी स्वर है। और नंबर 3 अनुवादी स्वर। वादी समवादी स्वरों को छोड़कर राग में लगने वाले अन्य स्वर अनुवादी कहलाते हैं। इनका प्रयोग साधारण होता है। जैसे राग भोपाली में ग और धा स्वर को छोड़कर अन्य सा रे पा स्वर अनुवादी स्वर है। नंबर 4 विवादी स्वर। वादी समवादी अनुवादी स्वरों के अतिरिक्त जो स्वर राग में नहीं लगते उन्हें विवादी स्वर कहते हैं। परंतु कुछ संगीतकार राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग कर लेते हैं। इनका प्रयोग बड़ा कठिन होता है। इससे राग बिगड़ने का भय रहता है, मतलब बच्चों राग बिगड़ने का भी डर रहता है। तो इसे बहुत ध्यान से इसका प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5 वर्जित स्वर। जो स्वर राग में बिल्कुल प्रयोग नहीं होता उसे वर्जित स्वर कहते हैं। विवादी स्वर को कभी कभी राग में प्रयोग किया जा सकता है, परंतु वर्जित स्वर राग में प्रयोग नहीं होता। एक राग में 2 स्वरों से अधिक स्वर वर्जित नहीं होते। नंबर 6 वक्र स्वर। किसी भी राग की जाति के आधार पर स्वरों को आरोह तथा अवरोह के सीधे क्रम से लिया जाता है। कभी कभी यह क्रम टूट जाता है। जिस स्वर से यह क्रम टूटता है उसे वक्र स्वर कहते हैं। वक्र का अर्थ है टेढ़ा, अर्थात जब हम स्वरों को सीधा प्रयोग न करके उसे टेढ़ा या ऊपर नीचे करके प्रयोग करते हैं तो उसे वक्र स्वर कहते हैं। जैसे राग अलहैया बिलावल में कोमल निषाद वक्र स्वर है। नंबर 7 पकड़। प्रत्येक राग का अपना विशिष्ट रूप होता है जो कि उसकी सुंदरता और उसकी मधुरता में वृद्धि करता है, जिससे उस राग की पहचान होती है। इस स्वर समूह को पकड़ कहते हैं। पकड़ के स्वरों में यह नियम नहीं होता कि राग में आने वाले सभी स्वरों को लिया जाए। पकड़ का स्वर समूह उस राग के स्वरों को स्पष्ट करता है। इसका प्रयोग राग को गाते हुए बीच बीच में बार बार किया जाता है, जिससे श्रोताओं को राग की पहचान होती है। नंबर 8 राग। शास्त्रीय संगीत में नियमों से बंधी हुई तथा स्वरों तथा वर्णों से
सजाई हुई ऐसी सुंदर और मधुर रचना जो कानों को अच्छी लगे और जीवन को आनंदित करे तथा जिसमें सप्तक के कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वर लगे उसे राग कहते हैं। राग की उत्पत्ति हमेशा थाटों से होती है। तो ये जैसे कहा गया थाटों से होती है, अब थाट के बारे में जानते हैं। थाट क्या है? नंबर 9 थाट। थाट स्वरों का वह समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो उसे थाट कहते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, अब आगे देखते हैं। नंबर 10 स्वर। एक सप्तक की श्रुतियों में से चुनी गई 7 श्रुतियाँ जो एक दूसरे के काफ़ी अंतर पर स्थित हैं तथा जो सुनने में मधुर हैं स्वर कहलाते हैं। तो ये श्रोताओं मैं आज म्यूजिक के कुछ परिभाषाएं लेकर आया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन स्टूडेंट्स बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो पंजाब बोर्ड की कक्षा 6 से कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो प्राचीन कला की तैयारी कर रहे हैं, जो प्राचीन कला की एक डिग्री होती है, इनको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये भी ज़रूर सुने। और जो अन्य राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में म्यूजिक रखे हैं उनमें भी हो सकता है ये क्वेश्चन आते हों, सभी में आते होंगे। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।